हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री का जो पढ़ रहे थे हम लोग, लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, 5 है। भस्म के रासायनिक गुण पढ़ना है। इससे पहले जो गुण पढ़े थे, भस्म का स्वाद कड़वा होता है, भस्म में ये होता है, वो होता है, फलना चिलना, जितना भी गुण पढ़े थे वो था हमारा भौतिक गुण। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रासायनिक गुण। इससे पहले हम ये भी पढ़ लिए अम्ल और भस्म के बीच अंतर, ठीक है। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भस्म के रासायनिक गुण। तो मेरा दिमाग में अभी ये आया, क्या भस्म जो है ना अम्ल से रिएक्ट कर सकता है? भस्म या धातु के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ धातु का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सारे भस्म होते हैं। ऐसा कुछ सवाल आया पढ़ते पढ़ते कि भस्म क्या अम्ल से रिएक्ट कर सकता है? भस्म जो है वो अम्ल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? एक्चुअली में होता क्या है, कोई सा ये भस्म लेते हैं NaOH लिए प्लस HCl लिए, यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। यहाँ न्यूट्रल नाम का कुछ वर्ड सुने हैं, जैसे कि +5 है, -5 है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया। या फिर क्लास 9 का केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। अगर कोई 5 न्यूटन का बॉल इधर से लगा रहा है और 5 न्यूटन का बॉल उधर से लगा रहा है, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा यार, ये वस्तु कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। वही चीज यहाँ पर होता है, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है, दोनों में क्या बोलते हैं, उदासीन हो जाता है। यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, समझो ना, मतलब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है नो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर तो यही से एक ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया का यहीं से शुरुआत होता है। तो अगर भैया कोई तुमसे पूछे कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और भस्म आपस में जब प्रतिक्रिया करते हैं तो इसी प्रतिक्रिया को तो भाई उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। उदासीन मतलब क्या? न्यूट्रल हो जाना, ठीक है। अभी थोड़ा देर के बाद जब पीएच पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस शब्द का, यानी कि इस वर्ड का यूज होने वाला है, न्यूट्रल का, उदासीन का, ठीक है। वहाँ पर भी इस वर्ड का यूज होगा, तो वहाँ पर भी आप इसे सुनेंगे तो थोड़ा और अच्छा से क्लियर हो पाएगा कि न्यूट्रल किसे कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल, जैसे गाड़ी में गियर होता है, न्यूट्रल गियर में गाड़ी आपका आगे नहीं चलेगा। जैसे गियर डाउन या फिर कीजिएगा, लगाइएगा आगे 1 गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर लगेगा तो गाड़ी तभी आगे जाएगा। न्यूट्रल में वो वहीं का रहेगा, मतलब न्यूट्रल है ये, तो न्यूट्रल में ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहीं रहेगा। न्यूट्रल का मतलब एक्चुअल में ये होता है। तो यहाँ पर जो हम बता रहे थे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। तो वो एक्चुअल में क्या होता है बता दिए कि भस्म और अम्ल जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ अम्ल और भस्म के साथ प्रतिक्रिया होने पर अम्ल का H+, अच्छा वो बात लिखा है। तो अम्ल लिखा हुआ है, अम्ल मान लो कि HCl है और भस्म मान लो कि NaOH है। तो इसका जो है कि H+ आयन, तुमको हम बताए थे कि अम्ल जो है पानी में इसको डालने से H+ आयन आता है और इसका OH- आयन बाहर आता है। इसका OH- आयन आएगा, इसका H+ आयन आएगा, इसका OH- आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, अम्ल और भस्म के साथ प्रतिक्रिया होने पर अम्ल का H+ और भस्म का OH- दोनों मिलकर जल बनाता है। अच्छा भाई, जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों मिलेगा, देखो ये दोनों मिलेगा तो तुमको जल बनाएगा ही ना। आप बताते कैसे, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ देखो, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर यहाँ जल बनाएगा, है ना। यहाँ कह क्या रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम तुमको देखो, या तो ऐसे तुम अगर देख लोगे कि अम्ल और भस्म के बीच में आपस प्रतिक्रिया जब होता है तो उसी उदासीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर तुम अच्छे से बताओगे तो यार अच्छा से मतलब होगा ना, तो वो भी सही था, ठीक है, जैसा हम बताया वो भी सही था। लेकिन यहाँ पर अगर तुम ऐसा लिख दोगे कि जब अम्ल और भस्म आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो अम्ल का H+ आयन तथा भस्म का OH- आयन बाहर आकर दोनों मिल करके जल बनाता है तथा इसी प्रतिक्रिया को उदासीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। तो मिलकर जल बनाता है, क्या लिखा हुआ H+ और भस्म का OH- आयन मिलकर जल बनाता है। साथ ही साथ अम्ल और भस्म के बचे हुए भाग, मतलब जो यहाँ से जो H+ आयन बचा निकला तो यहाँ पर जो बचा, मतलब यहाँ से H+ आयन निकला तो यहाँ पर कुछ बचा होगा, मान लो कि यहाँ X बचा, और यहाँ से जो NaOH से OH- आयन बाहर निकला तो मान लो कि यहाँ पर भी कुछ बचा तो वो बचा Y, ठीक है। तो ये जो निकला H+ और जो निकला OH- आयन दोनों मिलकर के जल बनाया, और जो शेष बचिया, यानी कि शेष क्या बचा है, X और Y दोनों मिल करके जो है ना वो बनाता है तुम्हारा सॉल्ट यानी कि लवण। मतलब क्या कि जब अम्ल और भस्म आपस में प्रतिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, साथ में उसका H+ निकलेगा, इसका OH- निकलेगा, दोनों मिल करके पहले जल बनाएगा, उसके बाद जो इसका दोनों का शेष बच गया था वो सॉल्ट बनाएगा।
तो बस इसी प्रक्रिया को, यही टोटल जो प्रोसेस होता है दैट इज जो है तुम्हारा उदासीनीकरण प्रतिक्रिया, यानी कि अम्ल और भस्म के साथ के बीच प्रतिक्रिया होने पर अम्ल का H+ और भस्म का OH- मिलकर जल बनाता है, साथ ही साथ अम्ल और भस्म के बचे हुए भाग मिलकर लवण बनाता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो सॉल्ट जो बनता है वो NaCl बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको NaCl बचेगा। अच्छा तुम ही देखो ना यार, HCl का H निकल गया, अगर H निकल गया यहाँ पर तो बचा क्या, Cl बचा, यहाँ पर Cl बचा। यहाँ पर अगर OH निकल गया तो यहाँ क्या बचा, OH निकल जाएगा तो Na बचेगा, Na बच गया, ठीक है। ठीक है, अब H और OH मिल करके क्या बना दिया तुमको, H2O बना दिया, प्लस ये दोनों का शेष क्या बचा, Na प्लस Cl, तो NaCl बचा, बना वही चीज तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उदासीनीकरण का प्रतिक्रिया का तुमको ये एग्जांपल बढ़िया सा हो जाएगा, ठीक है। HCl प्लस NaOH घोल करके पी जाएगा, ठीक है। बहुत जगह तुमको ये दिखेगा तुमको, HCl प्लस NaOH, HCl का H प्लस NaOH का OH माइनस, क्या ये दोनों को जगह हम H2O लिख सकते हैं, तो ये दोनों की जगह हम H2O लिख दिए। अच्छा इसका H बाहर आ गया है, इसका OH बाहर आ गया, क्या बचा, NaCl, मतलब HCl प्लस NaOH मिल करके तुमको ये बनेगा। दैट इज तुम्हारा जो ये जो बनने का जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस तुमको कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण प्रतिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भस्म का रासायनिक गुण का पहला पॉइंट था। भस्म देखो, अम्ल के रासायनिक गुण में क्या होता था कि अम्ल धातु के साथ कभी प्रतिक्रिया करता था, कभी धातु के ऑक्साइड के साथ, कभी धातु के कार्बोनेट के साथ, कभी अम्ल जो है ना एक बार इसके साथ लवण के साथ कर लिया था, फलना चिलना बहुत सब चीज था। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट होगा तुम्हारा, पहला पॉइंट जो यहाँ पर होगा भस्म के रासायनिक गुण में भस्म का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, भस्म का, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारा, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब भस्म के रासायनिक गुण जो है ना उसमें तुमको मेनली यही चीज है, एक यही पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा भस्म का अम्ल से प्रतिक्रिया, आगे जो हम लिखे वही लिखना है, एग्जाम्पल लिखो, और ये भस्म का अम्ल से प्रतिक्रिया, लेकिन यहाँ पे कभी भी गलती तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया मत लेना, क्योंकि भस्म के रासायनिक गुण जो है ना, भस्म का अम्ल से प्रतिक्रिया है, हाँ ये लिखना, तुम कभी भी उदासीनीकरण प्रतिक्रिया मत लिखना, क्योंकि अगर उदासीनीकरण प्रतिक्रिया तुम लिखोगे तो वो इसका रासायनिक गुण नहीं आएगा। ये दोनों का प्रतिक्रिया होगा तभी उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहेगा, इसको हम उदासीनीकरण प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। इसके दौरान जो ये तुम्हारा बनता है NaCl प्लस H2O, ये जो बनने का प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस हम बोल रहे हैं, वो प्रोसेस तुम्हारा है क्या, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। बहुत को यार इसी को बोल देते हैं, यही प्रतिक्रिया को ही बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन बनने का जो प्रोसेस है उसको एक्चुअली में कहा जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा भस्म के रासायनिक गुण का पहला पॉइंट। देखते हैं उनका दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा धातु के साथ प्रतिक्रिया, भस्म का धातु के साथ प्रतिक्रिया। भस्म कोई सा भी ले लो यार, तुम NaOH ले लो, धातु ले लो Mg, देखो क्या होता है, सभी भस्म धातु के साथ प्रतिक्रिया, भस्म धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, वाह, भस्म धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, भस्म धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन क्षार धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है। देख रहे हो भस्म और क्षार के बीच अंतर, ये अगर पानी में घुलनशील होगा, क्षार अगर यहाँ भस्म लिए, लेकिन अगर इसके लिए क्षार लेते तब वहाँ पर धातु के साथ प्रतिक्रिया करता, ठीक है, के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनता। अगर प्रतिक्रिया यहाँ पर कुछ क्षार लेते हैं, ठीक है, क्षार जब लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट में आता है, प्रोडक्ट यानी कि कहते हैं उत्पाद, ठीक है, वो देखो उत्पाद प्रोडक्ट वगैरह तुमको चीज आना चाहिए कि उसके तीर के निशान के उधर क्या अभिकारक प्रतिफल, वो चीज आना चाहिए तुमको, चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसके जो प्रतिक्रिया अगर यहाँ पर अगर क्षार लेते, क्षार प्लस धातु अगर ले हम, तो प्रतिक्रिया होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा वो हम देखते हैं। वहाँ होगा प्रतिक्रिया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और लवण बनेगा, मतलब हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस में सॉल्ट बनेगा, प्लस सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को यहाँ लवण बोलते हैं, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्षार लेते तब धातु, और यहाँ नोट करके कुछ लिखा हुआ, सभी धातु क्षार के साथ, हाँ सभी धातु क्षार के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करता, ये भी बात याद रखो,
तो आप सवाल है कि कौन धातु करता है, सभी धातु क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कुछ धातु जैसे जस्ता, तीन और एल्यूमीनियम, मतलब इस समझो कि फालतू चीज है, ठीक है। एक तरफ से समझ लो कि क्षार का भस्म का धातु के साथ प्रतिक्रिया, ये हम तुमको बोले ना शुरुआत में, भस्म के रासायनिक गुण में मात्र एक तुम लिख दो बस वही हो गया। और क्या वो क्या था, भस्म का अम्ल से प्रतिक्रिया, ठीक है। बाकी इधर जो ना मतलब जो ये बताए, देखो यार क्षार पहले लिखा गया क्षार के धातु के साथ प्रतिक्रिया, अब क्षार भस्म का धातु के साथ प्रतिक्रिया, बस यहाँ फिर नोट करके लिख दिया है कि भस्म धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। तो कौन करता भाई, क्षार करता है। तो क्षार भी धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, धातु भी जो है ना क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कुछ कुछ धातु आप जैसे बताया जस्ता, तीन, ये सब देखो दो तीन वो धातु के लिए आप इसको पूरा डाल दिए यहाँ पर। तो ये हम हाँ, तो मोटा मोटी ये समझ में आता है हमको कि ये जो दिया हुआ है दूसरा पॉइंट कि धातु के साथ प्रतिक्रिया, क्षार का जो धातु के साथ प्रतिक्रिया, मतलब भस्म का जो धातु के साथ प्रतिक्रिया, भाई जब भस्म जो है धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा ही नहीं, भस्म धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा ही नहीं, यहाँ क्षार करेगा, क्षार धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो आप धातु जो है ना क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। कुछ कुछ धातु करेगा, तो उसके लिए आप बता रहे कौन कौन धातु करेगा, एल्यूमिनियम हो गया, तीन हो गया, जस्ता हो गया, वो सब फालतू दिया हुआ है, दो तीन के लिए यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली में इसको यहाँ डालना ही नहीं था। तो बात करें तो यहाँ पे हम अगर बात करें, अगर वो जो धातु है जो तीन को है, तो उसमें से एक रिएक्शन लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं Zn प्लस NaOH का, Zn प्लस NaOH का, ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक है, जस्ता है, जस्ता तुम्हारा धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो अगर प्रतिक्रिया होगा तो बनेगा तुमको Na2ZnO2 प्लस H2। जैसा कि हम तुमको पहले बता चुके थे कि भस्म का धातु के साथ क्षार का धातु के साथ यदि प्रतिक्रिया होता है तो उस स्थिति में तुमको हाइड्रोजन गैस निकलेगा और तुमको जो बनेगा यहाँ पर क्या बनता है, लवण बनता है ना, के साथ हाँ लवण बनता है। तो ये जो तुम्हारा दिख रहा है Na2ZnO2 प्लस, ये तुम्हारा दिख गया लवण, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो एक्चुअली में तुमको ये है तुम्हारा, ये एग्जाम्पल हो गया तुमको, ठीक है। ऐसे तो जनरली तुमको भस्म जो है धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा नहीं, करेगा कौन, तो भाई क्षार करेगा, क्षार भी करेगा धातु के साथ, तो धातु अब नहीं करेगा। धातु कौन कौन करेगा, कुछ गिना सुना धातु करेगा, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, जस्ता हो गया ना, तीन हो गया। तो उसमें से हम जिंक को उठा करके यहाँ पर रिएक्ट करवाए तो ऐसा कुछ बना, तो यहाँ पर ये लवण दिखा, यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो बाकी ये खत्म है, हाँ तो ये खत्म है आपका। तो तीसरा पॉइंट जो है भस्म के रासायनिक गुण में, वो है आपका अधातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया। पहले हम पढ़े थे धातु के ऑक्साइड, अब है अधातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड में क्या होता था, मान लो यार मैग्नीशियम एक धातु है तो उसके साथ ऑक्सीजन लगाते हैं तो धातु का ऑक्साइड हो जाता था। सेम उसी तरह यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड में क्या करना है, तो मान लो कि अधातु जैसे लेते हैं, कैल्शियम होगा क्या, 2 हाँ कैल्शियम नहीं होगा, सल्फर, कार्बन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो कार्बन मान लो कि एक धातु लेते हैं, ठीक है, तो इसके लास्ट में ओ लगा देंगे, तो इसका जो एक्चुअल नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और यहाँ 2 लगा देंगे तो इसका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमको क्या बोला, अधातु का ऑक्साइड बोला, यहाँ पर डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो इसी को बोलते हैं कार्बन ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड बोलो या फिर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब क्या होता है यार, एक होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल ये सब होता है ना, तो इसी को कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर तुम SO2 भी लिख सकते हो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा कार्बन के साथ हो गया, कार्बन क्या अधातु के साथ ऑक्सीजन लगा, बोला अधातु का ऑक्साइड। तो अधातु का ऑक्साइड के साथ किसका प्रतिक्रिया होगा, ये होगा, हाँ। तो ये याद रखना हमेशा कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है ना यार, यहाँ से 2 पॉइंट हम तुमको बता रहे बढ़िया वाला। धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड NgO जो है, ठीक है, और यहाँ पे एक अधातु का ऑक्साइड ले लेते हैं, अधातु का ऑक्साइड, यहाँ पर SO2 ले लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि अधातु का ऑक्साइड जो होगा ना तुम्हारा, ये तुम्हारा एसिडिक होगा, एसिडिक का है तो ये तुम्हारा प्रकृति जो होगा इसका अम्लीय होगा, मतलब इसको जो है ना जांच करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से और एक चीज पता चल गया होगा, ये जो होगा तुम्हारा एसिड होगा, इसका नेचर होगा एसिडिक, और इसका जो नेचर होगा इसका बेसिक होगा, मतलब इसका क्षारीय होगा, ठीक है। कहीं भी तुमको अगर धातु के साथ ऑक्साइड दिखे, धातु के साथ अगर ऑक्साइड दिखे तो वहां पर तुमको होगा उसका नेचर होगा बेसिक, और अगर तुमको अधातु के साथ ऑक्साइड दिखे तो वहां होगा एसिडिक। ये बात तुम ध्यान में रखना। तो हम क्या बात कर रहे थे भाई, अधातु का ऑक्साइड का भस्म के साथ प्रतिक्रिया,
ठीक है, धातु के ऑक्साइड का भस्म के साथ प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्षार धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, सही बात है। धातु का ऑक्साइड एक तुम ले लो, क्षार पहले तुम ले लो, कोई सा क्षार दिया हुआ है NaOH और प्लस ये क्षार हो गया तुम्हारा क्षार, अब प्लस में क्या बोला धातु का ऑक्साइड ना, धातु का ऑक्साइड या Fa2 ले लो, ये तुमको हो गया धातु का ऑक्साइड यानी कि एसिडिक, नेचर का एसिडिक है। तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि धातु का ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है, तुमको बताना है कि इसका प्रकृति जो होता है वो हमारा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो क्षार धातु के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जल और लवण बनाता है। तो यहाँ पर बना, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर Na2SO3 प्लस H2O, Na2SO3 प्लस H2O, H2O बाहर निकालो और जो बच रहा है वहाँ वो यहाँ लिखो, बस बात सिंपल सा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा, हाँ सही है, हो गया, खत्म कहानी। तो तुम्हारा जो ये जो टॉपिक होता है ये तुम्हारा खत्म होता है, भस्म के रासायनिक गुण का जो टॉपिक है ये तुम्हारा खत्म होता है, भस्म के रासायनिक गुण का टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो हमारा कुछ सिद्धांत वगैरह होगा, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, तो अगला जो टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षार के लिए जो है ना कुछ अलग जो वैज्ञानिक जो है हमारा साइंटिस्ट जो है अम्ल के लिए कुछ सिद्धांत दिया, क्षार के लिए कुछ सिद्धांत दिया, भाई ये अम्ल ऐसा होता है, अम्ल वैसा होता है, क्षार वैसा होता है। जैसे कि उदासीनीकरण प्रतिक्रिया भी तुमको थोड़ा देर पहले बताए थे, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया को भी लेकर कि हंगामा हो गया, भाई बोलता है कोई साइंटिस्ट हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से ना ऐसा होना चाहिए, केमिस्ट्री के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो वो सब पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर भागन चलेगा, ठीक है, वैज्ञानिक के बीच। तो ये यहाँ पर हमारा चलेगा, वो हम अगला लेक्चर लेते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार के लिए जो सिद्धांत दिया है अलग अलग वैज्ञानिक, उसको हम अगला लेक्चर में खत्म करेंगे। उसके बाद जो हमारा पीएच वगैरह है वो बताए थे बहुत पहले ही, 1-2 लेक्चर पहले ही बताए थे तुमको कि पीएच के बारे में हम तुमको बताएंगे, पीएच 1 से 7 तक, 1 से 14 तक ऐसा कुछ बताए थे। अम्ल और क्षार के बीच में जब डिफरेंस बताए थे अम्ल का पीएच 1 से 7 तक होता है, वही पीएच बेसिकली उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो वो जो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में हमको पढ़ना है, तुमको सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही रहने से, अगर तुमको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिलहाल के जय हिंद, जय भारत।